हेलो एवरीवन, माई सेल्फ रजनीश कुमार। बच्चों, आज हम क्लास 10th का साइंस का जो चैप्टर नंबर 4 है, इम्यूनिटी एंड ब्लड ग्रुप्स, इसका हम नेक्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक किया था कि किस प्रकार से जो ह्यूमन ब्लड ग्रुप है उसका इनहेरिटेंस होता है, कौन कौन सी उसको अलील्स हैं जो कंट्रोल करने वाली 3 अलील्स देखी थी हमने, IA, IB एंड IO, एक ही जीन के 3 एलीलिक फॉर्म्स, एंड हाउ इज दिस ब्लड ग्रुप इनहेरिटेड इन द नेक्स्ट जनरेशन, और किस प्रकार से ये पैटर्निटी रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं या पेरेंटल डिस्प्यूट्स होते हैं उसको सॉल्व करने में हेल्प करता है। तो एक हमने देखा था कपल पी और कपल क्यू वाला जो केस था, जहाँ पे कि उसका जो राइटफुल जो पेरेंट्स हैं बेबी के वो कौन है वो हमने पता लगाया था क्रॉस के माध्यम से। ठीक है, चलिए आज हम देखेंगे ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या होता है। ठीक है, और ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन है वो किन परिस्थितियों में किया जाता है, कब ये लाभदायक है, क्या इसका सिग्निफिकेंस है, और इसको कैरी आउट करने के लिए क्या प्रोसीजर है, क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, क्या इसमें साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, सारी चीजें देखेंगे। ठीक है, ब्लड को सुरक्षित कैसे रखा जाता है, ब्लड बैंक्स का क्या रोल है, सब कुछ चीजें देखेंगे। ठीक है, चलिए तो आज का हमारे टॉपिक का जो पहला पार्ट है वो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन। व्हाट इज ब्लड ट्रांसफ्यूजन, व्हेन इज इट रिक्वायर्ड, और कब इसकी आवश्यकता होती है। तो बच्चों, ट्रांसफ्यूजन शब्द जो है उसका मतलब होता है स्लो ट्रांसफर, बिल्कुल बूंद बूंद देना। ऐसे नहीं कि एक झटके में उड़ेल दिया हमने दूसरे के बॉडी में, गिलास भर के पिला दिया, नहीं। तो बूंद बूंद जाता है इंट्रावीनसली, मतलब समझ आएगा डायरेक्टली। ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम, क्योंकि हमारा ह्यूमन बींग्स का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है, उसके अंदर जो भी फ्लूइड्स है वो बंद ट्यूब्स में बहते हैं। तो अगर कुछ हमको चढ़ाना है, खून चढ़ाना, तो उन ट्यूब्स के अंदर तक ही घुसाना पड़ेगा। हम पिला नहीं सकते, अगर हमने सीधा मुंह के थ्रू पिलाया डाइजेस्टिव सिस्टम में जाएगा तो बर्बाद हो जाएगा, समझ में आएगा, एंजाइम्स के साथ मिलकर नष्ट हो जाएगा। ठीक है, वो कोगुलेट हो जाएगा तुरंत ही। तो whatever blood is to be supplied to a person into his or her body, it is to be supplied intravenously। हमको veins के अंदर ही सीधा इन्फ्यूज कर देना होता है, समझ में आ गया। तो इसी को बोलते हैं इंट्रावीनस ट्रांसफ्यूजन। सो द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ ब्लड फ्रॉम ए हेल्दी डोनर, डोनर होता है दाता, कोई भी हेल्दी पर्सन, डोनर जो कि खून देने की इच्छा रखता हो, उससे ब्लड कलेक्ट करना, और उसको एक डेफिशिएंट पर्सन जो कमजोर है या जिसको आवश्यकता है उसके सर्कुलेटरी सिस्टम में इंट्रावीनसली डायरेक्टली वीन्स के अंदर उसके ब्लड को पहुंचा देना स्लोली, ये कहलाता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन। और इसके लिए जिस इक्विपमेंट का यूज होता है वो कैन्यूला कहलाता है। क्या कहलाता है? कैन्यूला। तो हाथों में लगाते हैं, देखा होगा आपने, बैंडेज लगा करके एक छोटी सी निडल होती है वो घुसा देते हैं हमारे वीन्स के अंदर और उसको बांध के रख देते हैं, उसका नॉब वगैरह होता है, ठीक है कि नहीं, और उसी में हमारी ट्यूब्स वगैरह लगती हैं जो कि ग्लूकोज वगैरह चढ़ाते वक्त भी सेम चीज काम आती है और ब्लड ट्रांसफ्यूजन के वक्त भी सेम चीज काम आती है। तो क्या बोलते हैं उसको बच्चों? कैनुला कहते हैं उसको, ठीक है कि नहीं क्या? ओके जी। 50-60 रुपीज का सेटअप आता है पूरा पूरा, 40 से 60 रुपीज के बीच में, ठीक है कि नहीं क्या? तो आप लोगों ने कई ने यूज करवाया भी होगा बॉडी पे वो। ओके, द फर्स्ट एवर ब्लड ट्रांसफ्यूजन वाज परफॉर्म्ड बाय ए फ्रेंच डॉक्टर। एक फ्रांसीसी डॉक्टर थे, डॉक्टर जीन बाप्टिस्ट डेनिज। इन्होंने 15 जून 1667 में पहला ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया था। सफल ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो पहला था वो फ्रेंच डॉक्टर जीन बाप्टिस्ट डेनिस, इसके द्वारा किया गया था 1667 में 15 जून को। याद रखेंगे, डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि पहला सफल ब्लड ट्रांसफ्यूजन किसने किया था। ठीक है, चलिए अब किन परिस्थितियों में ब्लड ट्रांसफ्यूजन की आवश्यकता होती है वो देख लेते हैं। ठीक है, सो व्हेन इज दिस ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिक्वायर्ड, देखो क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है ना, व्हेन इज इट रिक्वायर्ड, कब आवश्यकता होती है। सो ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज रिक्वायर्ड अंडर फॉलोइंग कंडीशंस, इन परिस्थितियों में खून देने की आवश्यकता होती है किसी पर्सन को। पहला वन, ड्यूरिंग इंजरीज एंड सीवियर ब्लीडिंग, यदि किसी को बहुत ज्यादा चोट लग जाए, घाव लग जाए, खूब ज्यादा खून बह गया हो, नॉर्मली ये होता है सीरियस एक्सीडेंट्स हो जाते हैं तब, खूब ज्यादा ब्लड का लॉस हो गया, ठीक है, एक बार में आधा लीटर या 1 लीटर के करीब खून बह जाए तो उसको तुरंत जो होता है उसको खून चढ़ाने की आवश्यकता होती है, क्योंकि उसका बीपी बहुत ज्यादा लो हो जाएगा। अगर प्रेशर गिर गया, ब्लड का फ्लूइड का लॉस होने से प्रेशर गिर जाएगा तो उसकी डेथ भी हो सकती है। ठीक है, सो ड्यूरिंग इंजरीज एंड सीवियर ब्लीडिंग, खूब ज्यादा खून के लॉस होने पर ब्लड चढ़ाना पड़ता है। उसके बाद ड्यूरिंग एक्सट्रीम डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड और हीमोग्लोबिन इन द बॉडी, कई बार क्या होता है खून होता तो है पर उसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा बहुत ज्यादा कम हो जाती है, समझ में आ गया कि नहीं का? तो हीमोग्लोबिन जो होता है वो नॉर्मली जो लेवल है वो 14 से लेकर के 16 मिलीग्राम्स पर 100 ml ऑफ ब्लड होना चाहिए। एवरेज 14 से ऊपर ही होना चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोगों में 14 से नीचे पाया जाता है, समझ में आ गया? और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कोई पर्सन बाहर से हट्टा कट्टा मोटा तगड़ा दिखता हो तो उसमें ब्लड में हीमोग्लोबिन भी उतना ही है, नहीं, जरूरी नहीं है बिल्कुल।
अक्सर हीमोग्लोबिन उसमें कम हो सकता है। महिलाओं में खास करके कम देखने को मिलता है, उनका एवरेज 9 और 10 मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड ही होता है, ठीक है कि नहीं। 14 से ऊपर रेयरली जाता है महिलाओं का। तो बहुत ज्यादा डेफिशिएंसी हो जाए ब्लड ग्रुप में, खासकर जो प्रेग्नेंट वीमेन होती हैं, नर्सिंग मदर्स होती हैं, उनमें हीमोग्लोबिन की खूब कमी हो जाती है, आयरन की गोलियां वगैरह दी जाती है ताकि उनका खून में हीमोग्लोबिन बन सके। तो कई बार खून चढ़ाने की आवश्यकता पड़ जाती है जब हीमोग्लोबिन की कमी आ जाए, शरीर में खून की कमी आ जाए, अनीमिया हो जाए। नेक्स्ट, ड्यूरिंग मेजर सर्जरीज, कभी बड़ा ऑपरेशन होना हो, किडनी ट्रांसप्लांट है, हार्ट ट्रांसप्लांट है, ठीक है कि नहीं क्या, इस प्रकार के जो बड़े ऑपरेशन होते हैं उसमें खूब सारा ब्लड लॉस होता है, क्योंकि बड़ा कट लगाना पड़ता है, पूरा ऑर्गन का ऑर्गन निकाल करके डालना पड़ता है दूसरा। तो ऐसे केसेस में खूब ज्यादा ब्लड लॉस होता है और उस ब्लड की पूर्ति करने के लिए हमको बराबर का खून चढ़ाना पड़ता है। समझ में आ गया। तो ड्यूरिंग मेजर सर्जरीज इन्वॉल्विंग ब्लड लॉस, तो ब्लड लॉस को ओवरकम करने के लिए वी हैव टू एडिशनली सप्लाई ब्लड टू द पेशेंट्स बॉडी। क्लियर है। उसके बाद कई बार क्या होता है, बॉडी के अंदर जो प्लेटलेट काउंट, प्लेटलेट जो होते हैं वो क्या होते हैं, ये इंजुरी, कट वगैरह, चोट लग जाती है तो क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स बताया था, उसकी काउंट यदि कम हो जाती है कई बार उनको प्लाज्मा के साथ प्लेटलेट्स को चढ़ाने की भी आवश्यकता पड़ती है। और हम इन ब्लड के कंपोनेंट्स को अलग अलग कर सकते हैं बच्चों, प्लेटलेट्स को अलग कर सकते हैं, प्लाज्मा अलग कर सकते हैं, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी को सबको अलग किया जा सकता है। समझ आएगा। तो जहां जिसकी कमी है सिर्फ वही चढ़ाया जाता है। तो प्लेटलेट काउंट गिरने पर भी ब्लड चढ़ाना पड़ता है। और एक अगला इंपॉर्टेंट चीज, कुछ हमारी खतरनाक बीमारियां जिसमें की है हीमोफीलिया, ठीक है, हीमोफीलिया, ब्लीडर्स डिजीज, और दूसरा क्या है हमारा सिकल सेल एनीमिया। बच्चों सिकल सेल एनीमिया एक ऐसी बीमारी है, जेनेटिक डिजीज है, जिसमें की जो हमारे आरबीसीज होते हैं वो टेढ़े मेढ़े डिस्टॉर्टेड आकार के हो जाते हैं और उनकी जो उनका हीमोग्लोबिन नष्ट होने लगता है और उनकी जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होती है वो खत्म होने लगती है और नए आरबीसीज बनने बंद हो जाते हैं। समझ में आ गया कि नहीं। तो धीरे धीरे जो आरबीसीज जो पहले से ही ठीक ठाक है वो भी धीरे धीरे क्या होता है, सिकल सेल, टेढ़े मेढ़े आकार के होने लगते हैं। समझ में आ गया। और उसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम होने लगती है। तो ऐसे केसेस में हमको पता है इनका नया खून तो नॉर्मल बनता नहीं है, नॉर्मल आरबीसी नहीं बनते डिस्क शेप, तो हमको इनका जो ये गंदा खून है, सिकल सेल वाला, सिकल सेल आरबीसी है, इनको निकाल बाहर करना पड़ेगा और बराबर का दूसरा खून डालना पड़ेगा और ये रेगुलर करना पड़ेगा। हर महीने सिकल सेल एनीमिया से पीड़ित व्यक्ति को कम से कम 2 से 3 बार खून, हर वीक उसको लगभग हफ्ते में 4 बार उसको खून चढ़ाना पड़ता है। समझ आ गया कि नहीं क्या। तो एक बार खून चढ़ा दिया, हफ्ते भर तक, एक तरह से बिल्कुल रिचार्ज की तरह, जैसे मोबाइल का आप छोटा छोटा रिचार्ज कराते हो ना, और थोड़ा सा रिचार्ज करा लेते हैं तो हमको थोड़ा सा टॉक टाइम मिल जाता है, बिल्कुल इसी प्रकार से एक तरह से जिंदगी का रिचार्ज है, ठीक है कि नहीं का। थोड़ा खून चढ़वा दिया, कुछ दिन की और मोहलत मिल गई, और खून चढ़वा लिया और मोहलत मिल गई, नहीं चढ़ाएंगे तो मर जाएंगे। समझ में आ गया। तो सिकल सेल एनीमिया जो होती है इसमें रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है, और हीमोफीलिया में भी, ब्लीडर्स डिजीज, ठीक है। तो इसमें ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर बनता नहीं है, तो अगर कहीं चोट वोट लगे, जख्म हो जाए तो उनको खून चढ़ाना पड़ता है कई बार। तो फॉर पेशेंट्स ऑफ हीमोफीलिया एंड सिकल सेल एनीमिया, जेनेटिक डिसऑर्डर्स है ये, ब्लड ट्रांसफ्यूजन आर रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंटली, फ्रीक्वेंटली होता है अक्सर, प्राय, बार बार महीने में उनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की आवश्यकता होती है। समझ में आ गया। तो ये तो था कि अंडर व्हाट कंडीशंस इज ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिक्वायर्ड। क्लियर है। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन का मतलब क्या होता है, कब इसकी आवश्यकता होती है। चलिए अब हम देखेंगे बच्चों कि दो मेन प्रकार का ब्लड ट्रांसफ्यूजन कौन कौन से होते हैं, ठीक है कि नहीं क्या, और फिर क्या महत्व है। तो what are the two kinds of blood transfusions, तो following are the two types of blood transfusions। तो पहला होता है बच्चों एलोजेनिक, दूसरा होता है ऑटोजेनिक। एलोजेनिक, ऑटोजेनिक। एलो का मतलब होता है हेट्रोलोगस ब्लड ट्रांसफ्यूजन, हेट्रो मतलब डिफरेंट, और ऑटो मतलब सेल्फ, स्वयं। जैसे होता है ना, कई बार हम बोलते हैं ये बाइक तो ऑटो स्टार्ट है, सेल्फ स्टार्ट है। ऑटो मतलब स्वयं और एलो मतलब डिफरेंट, हेट्रो। ओके, अब सुनेंगे एलोजेनिक का मतलब क्या होता है। ये एक ऐसे प्रकार का ब्लड ट्रांसफ्यूजन है जहां पर एक हेल्दी डोनर से ब्लड निकाला जाता है उसके शरीर से, और दूसरा जो रेसिपिएंट है, जो प्राप्त करता है, उसकी बॉडी में इंट्रोड्यूस किया जाता है। समझ में आ गया, कैन्युला के माध्यम से। तो मतलब लिया किसी एक पर्सन से, डाला किसी दूसरे के पर्सन में। इससे पहले प्रॉपर एबीओ मैचिंग आवश्यक है। समझ में आ गया। आरएस फैक्टर मैच करना है, एबीओ ब्लड ग्रुप मैच करना है, कॉम्पेटिबिलिटी पूरी मैच करनी होती है। डोनर बहुत ज्यादा बूढ़ा ना हो, बहुत ज्यादा यंग ना हो, एवरेज साइज का, एवरेज एज का होना चाहिए वो, ठीक है। उसका हेल्दी ब्लड होना चाहिए, कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए। वो देखेंगे बाद में कि डोनर के अंदर क्या क्या खासियत होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद ऑटो मतलब सेल्फ, इसका मतलब किसी एक पर्सन की बॉडी से ब्लड बाहर निकाला, वो निकाल करके वापस उसी की बॉडी में वापस उसको डाल देना, ये कहलाता है ऑटोजेनिक ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अब आप सोच रहे हो कि उसकी बॉडी में से निकाल करके उसी के में डाल दिया, तो निकाला ही क्यों भाई, उसी की में जब डालना तो उसमें से क्यों निकाला। तो कई बार बच्चों ये करना पड़ता है,
क्यों करना पड़ता है कि इसका एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए किसी की किडनी खराब हो गई। किडनी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हीमोडायलिसिस में, बताया था क्या होता है ये, एक्सक्रीशन में हम पढ़ चुके हैं। ब्लड को प्रॉपर्ली फिल्टर करके उसमें से नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल्स को निकाल बाहर करना होता है किडनी का काम। अब किडनी के टिश्यूज बेकार हो गए, किडनी फेल हो गई दोनों के दोनों, तो इसका मतलब फिल्ट्रेशन वाला काम हो तो रहा है बट उसमें से नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं निकल पा रहे हैं, समझ में आ गया, हीमोडायलिसिस प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा। तो ऐसे केसेस में पर्सन को हीमोडायलिसिस के लिए किसी अस्पताल में जाना पड़ेगा। उस अस्पताल में उसके पूरे खून को धीरे 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 एक हाथ से निकालेंगे, उसको अलग अलग जो डायलिसिस सॉल्यूशंस वगैरह होते हैं उसमें से पास करेंगे, अलग अलग मेम्ब्रेन्स है उसके थ्रू पास करेंगे, उसमें से आलतू फालतू जो नाइट्रोजनस वेस्ट मेटल्स उसको फिल्टर आउट करके निकलवाएंगे, और फिर जो पूरा वेस्ट जब निकल जाएगा तो बचा कुचा ब्लड है वो दूसरे हाथ से वापस उसी सिस्टम में इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा। 3-4-5 घंटे का समय लगेगा, पूरे ब्लड को वो प्यूरिफाई कर देंगे, और ऐसा हर 3 से 4 दिन के बाद में उसको अस्पताल में जाना पड़ता है हीमोडायलिसिस के लिए। तो एक तरह से हम समझ सकते हैं कि ऐसे पेशेंट जिनकी किडनी काम नहीं करती उनको हीमोडायलिसिस के लिए अस्पताल में फ्रीक्वेंटली विजिट करना पड़ता है। तो एक तरह से हम समझ सकते हैं कि उनकी जो आर्टिफिशियल किडनी है एक तरह से वो अस्पताल वालों के पास ही है, वो जाते हैं और आर्टिफिशियल डायलिसिस की मदद से अपने खून को फिल्टर करवाते हैं, वेस्ट निकलवाते हैं और वापस उसी खून को वापस अपने बॉडी में चढ़वा लेते हैं। तो इस प्रकार से किसी एक पर्सन से ब्लड निकालना और वापस उसी में इंट्रोड्यूस कर देना, तो इसकी आवश्यकता कब होगी? हीमोडायलिसिस के समय होगी, जब किडनी फेलियर हो जाता है। तो ये तब तक किया जाता है जब तक कि उनको कोई किडनी डोनर नहीं मिल जाता। समझ में आ गया? तो मान लीजिए 100 लोग हैं वो किडनी डोनेशन का इंतजार कर रहे हैं, और पता है कि हमारे देश में जो डोनर्स हैं बहुत ही कम होते हैं, डोनेशन की रेट बहुत ही कम होती है, हर कोई डोनेट नहीं करता है, उनको बहुत कई बार सालों साल वेट करना पड़ता है। तो जब तक वेट कर रहे हैं ऐसे ही जीते हैं। समझ में आ गया? तो उनको बार बार हीमोडायलिसिस के लिए जाना पड़ता है। एक बार में हीमोडायलिसिस की जो कॉस्ट है 4 से 5 हजार रुपए आ सकती है डिपेंडिंग अपॉन द हॉस्पिटल। क्लियर है? तो मीनिंग समझ में आ गया दोनों का? तो एलोजेनिक या हेटेरोलोगस ब्लड ट्रांसफ्यूजन मींस इट इन्वॉल्व्स प्रोसेस ऑफ इन्फ्यूजन। इन्फ्यूजन होता है ट्रांसफर करना, बॉडी के अंदर इंजेक्ट करना। इन्फ्यूजन ऑफ ब्लड, ब्लड को डालना, क्या? कलेक्टेड फ्रॉम ए हेल्दी डोनर, हेल्दी डोनर से कलेक्ट किया इनटू द बॉडी ऑफ रेसिपिएंट, और रेसिपिएंट की बॉडी में इंट्रोड्यूस करना इंट्रावेनसली, ये होता है एलोजेनिक। एंड ऑटोजेनिक ब्लड ट्रांसफ्यूजन मींस इट इन्वॉल्व्स कलेक्शन ऑफ ए पेशेंट्स ओन ब्लड, कलेक्शन ऑफ ए पेशेंट्स ओन ब्लड, पेशेंट का खुद का ब्लड कलेक्ट करना, लॉस ड्यूरिंग द सर्जरी। कई बार होता है सर्जरी में खून बहुत ज्यादा लूज हो गया, उसको वापस कलेक्ट कर लेना और कलेक्ट करके वापस से उसको रीइंफ्यूज कर देना, ठीक है, इनटू द पेशेंट्स बॉडी लेटर। ठीक है, ये कई बार इसको हीमोडायलिसिस के समय किया जाता है, मैंने बताया था, जैसे कि एक बॉडी से बाहर ब्लड निकालेंगे और फिर ब्लड को फिल्टर करके उसमें से वेस्ट निकाल करके वापस हम बॉडी में इंट्रोड्यूस कर देते हैं। तो ये किडनी फेलियर के दौरान होता है हीमोडायलिसिस। आर्टिफिशियल हीमोडायलिजर कहलाती है वो मशीन जो हॉस्पिटल्स में होती है ये काम करने की। क्लियर? चलिए, तो दो प्रकार के ब्लड ट्रांसफ्यूजन, एलोजेनिक एंड ऑटोजेनिक। ठीक, तो एलोजेनिक एक हेल्दी डोनर से रेसिपिएंट की बॉडी में ब्लड को ट्रांसफ्यूज करना, ऑटोजेनिक पर्सन के बॉडी से निकाल करके उसी की बॉडी में वापस ट्रांसफ्यूज करना। ठीक, चलिए अब हम देखेंगे ये जो ब्लड हम निकालते हैं बाहर, इसको स्टोर कैसे करते हैं। ब्लड खुद से एक टिश्यू है, लिविंग टिश्यू है, ठीक है, और लिविंग टिश्यू का मतलब होता है वो मेटाबॉलिज्म करेगा। भाई हर सेल जो होता है वो लिविंग होता है, और लिविंग का मतलब होता है उसके अंदर सारे के सारे लाइफ सपोर्टिंग एक्टिविटीज होती रहती हैं, तो उसके अंदर रेस्पिरेशन भी होगा, और रेस्पिरेशन होगा तो उसके अंदर भोजन जलेगा, तरह तरह के टॉक्सिन्स बनेंगे। समझ में आ गया? तो अगर ये जो ब्लड है, मान लीजिए इसको हमने बॉडी से बाहर निकाल लिया, निकालने के बाद में भी उस ब्लड के अंदर जो आरबीसीज होते हैं वो जिंदे रहते हैं, वो गतिविधियां करते रहेंगे, टॉक्सिन्स बनाते रहेंगे। वो समझ में आ गया? उसके अंदर जो भी ग्लूकोज वगैरह है वो सब खत्म हो जाएगा, और इस तरह से ब्लड जो होता है वो यूजलेस हो जाएगा अगर उसको हमने ऐसा कैसा छोड़ दिया। तो अभी उस ब्लड को सुरक्षित हम कब तक रख सकते हैं, क्या तरीका है रखने का? अच्छा, अगर लंबे समय तक हम उसको ब्लड को ऐसा कैसा रख दिया, तो मैंने बताया कि ब्लड के अंदर आरबीसीज मरने लगेंगे क्योंकि उनको फिर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। समझा क्या भाई? वो भी तो लिविंग टिश्यू है, लिविंग टिश्यू को भोजन और ऑक्सीजन चाहिए जिंदा रहने के लिए, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज करता रहता है। तो जब अगर उनको काफी समय बाद में फूड और न्यूट्रिशन ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो मरने लगेंगे, मरेंगे तो डिकम्पोज होंगे, डिकम्पोज होंगे तो मैं पहले बता चुका हूं उनसे एक पॉइजनस पिगमेंट बनता है बिलरुबिन, ये बिलरुबिन उसको बर्बाद कर देगा, वो बहुत ज्यादा बेसिक हो जाता है ब्लड। समझ में आएगा? ब्लड का जो केमिकल नेचर वो बदल जाएगा। तो अब ध्यान देना, ब्लड के केमिकल नेचर में बदलाव को रोकने के लिए उसमें कुछ केमिकल सब्सटेंसेस मिलाए जाते हैं प्रेजर्वेटिव के रूप में, जो बफरिंग एजेंट का काम करते हैं। तो बफरिंग का मतलब होता है वो पीएच को चेंज नहीं होने देते। पीएच मतलब होता है एसिडिक या बेसिक नेचर। समझ में आ गया? तो वो पीएच में बदलाव नहीं होने देते। अगर आरबीसीज के द्वारा कुछ भी हार्मफुल टॉक्सिन बनाया जाता है उसको तुरंत न्यूट्रलाइज कर देते हैं। ऐसे सब्सटेंसेस, ऐसे केमिकल्स व्हिच आर मिक्स्ड विद इन द ब्लड
विच रेजिस्ट एनी चेंज इन पीएच, और उसके कोगुलेशन को जमने को रोकते हैं, ये कहलाते हैं बफरिंग एजेंट्स या फिर प्रेजर्वेटिव्स, ठीक है कि नहीं का। और ऐसा ही एक प्रेजर्वेटिव ब्लड में मिलाया जाता है बच्चों, नाम है इसका सीपीडी विद एडिनिन, तो आजकल इसको कहा जाता है सीपीडीए, साइट्रेट फॉस्फेट डेक्सट्रोज विद एडिनिन, समझ आ गया। पहले ये सीपीडी मिलाया जाता था तो प्रिजर्वेशन क्वालिटी थोड़ी कम होती थी, आजकल ये कम से कम 35 दिन तक हम इसको स्टोर करके रख सकते हैं। तो CPDA1 फुल फॉर्म क्या है, साइट्रेट, पी फॉर फॉस्फेट, डेक्सट्रोज हमारी ग्लूकोज को ही कहते हैं, विद एडिनिन, एक नाइट्रोजन कंपाउंड है, समझ में आ गया। तो ये एक बफरिंग एजेंट का काम करता है, समझ में आ गया। इसको मिलाने के बाद में ब्लड को हम 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पे स्टोर करके रख देते हैं, लगभग 35 दिन तक ये सुरक्षित रहता है, इसके बाद में और ज्यादा इसको रखा नहीं जा सकता, फिर ये बर्बाद हो जाएगा, समझ में आ गया। सो देखते हैं क्या चीज है। हाउ इज अ डोनेटेड ब्लड स्टोर, एक बार किसी पर्सन ने ब्लड को डोनेट कर दिया तो उसका सुरक्षित भंडारण कैसे होता है। ए हेल्दी डोनर कैन डोनेट 1 यूनिट ऑफ ब्लड एट ए टाइम, एक हेल्दी डोनर जो है 1 यूनिट ब्लड का दान कर सकता है एक समय में, उससे ज्यादा नहीं लेते वो लोग, ठीक है। और 1 यूनिट का मतलब होता है मात्र 200 ml, 200 ml, 1/5 ऑफ अ लीटर, ठीक। और इसको कलेक्ट करने के लिए बच्चों डॉक्टर्स के पास जो होते हैं, हमारे ब्लड बैंक होते हैं, उसमें स्टेरिलाइज्ड पाउच आते हैं, प्लास्टिक के पाउच आते हैं, उसके अंदर से पूरा जर्म फ्री उसको बनाया जाता है, समझ में आ गया। किसी प्रकार कोई इन्फेक्शन हो तो उसको नंगे हाथों से छुआ भी नहीं जाता, समझ में आ गया। तो ग्लव्स पहन के उसको हैंडल किया जाता है, स्टरलाइज पाउच होता है अंदर से, ठीक है, ट्यूब्स वगैरह फिट आती है, उसके अंदर कैनुला होता है उसके साथ, तो इट इज कलेक्टेड इन स्टेरिलाइज्ड पाउच, जर्म फ्री बनाया जाता है उसको। इट कैन बी प्रोसेस्ड एंड आइसोलेटेड इनटू इट्स डिफरेंट कंपोनेंट्स, और ब्लड को एक बार कलेक्ट कर लिया तो बाद में उसकी प्रोसेसिंग करके, सेंट्रीफ्यूगेशन तकनीक है जिसके द्वारा ब्लड को अलग अलग कंपोनेंट्स में सेपरेट किया जा सकता है, आरबीसी अलग कर लेते हैं, डब्ल्यूबीसी अलग कर लेते हैं, प्लेटलेट्स अलग कर लेते हैं, प्लाज्मा अलग कर लेते हैं, सबको अलग अलग किया जा सकता है और इकट्ठा मिला जुला के भी रखा जा सकता है। तो आरबीसी, प्लाज्मा, थ्रोम्बोसाइट्स, प्लेटलेट्स, ये सब अलग किए जा सकते हैं। तो जिसके शरीर में जिस चीज की कमी हो सिर्फ वही ट्रांसफर किया जाता है, ठीक है। इट इज देन केप्ट रेफ्रिजरेटेड फॉर फर्दर यूज, और बाद में उसको कम तापमान पे रेफ्रिजरेशन के लिए रख दिया जाता है, जो आगे यूज किया जा सकता है, लेकिन इनफाइनाइट टाइम के लिए नहीं रख सकते इसको, समझ आएगा। प्रिजर्वेशन इसकी मैक्सिमम 35 दिन तक की इसकी कीपिंग क्वालिटी होती है, ठीक है। द प्रिजर्वेटिव क्या मिलाते हैं, सीपीडीए, क्या होता है, साइट्रेट फॉस्फेट डेक्सट्रोज विद एडेनिन, तो विद एडेनिन होगा तो सीपीडीए। इट इज यूज्ड फॉर स्टोरेज ऑफ ब्लड, ब्लड को स्टोरेज करने से पहले ये मिक्स किया जाता है और उसको स्टोर करते हैं 2 से 4 डिग्री सेल्सियस पे, और 35 दिन तक ये सुरक्षित रह सकता है। इट प्रिवेंट्स, और ये जो केमिकल हम डालते हैं बफरिंग एजेंट, इट प्रिवेंट्स एनी पीएच चेंज इन कोगुलेशन ऑफ ब्लड, ना तो खून को जमने देता है और ना ही फिर क्या है इसमें पीएच में कोई बदलाव होता है, समझ आ गया। पीएच मतलब होता है एसिड के बेसिक नेचर को नापने के लिए एक यूनिट है बच्चों, ये अगले चैप्टर में देखेंगे, एसिड बेस वाला चैप्टर आएगा, वहां देखेंगे इसको डिटेल में, पीएच क्या होता है, कैसे नापते हैं, क्लियर है ये। चलिए अब ये तो हुआ ब्लड को कलेक्ट करें तो कैसे सुरक्षित रखें। अब इंपॉर्टेंट, मान लीजिए हम एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ब्लड चढ़ा रहे हैं, तो जिससे ब्लड ले रहे हैं ना दानदाता, उसके ब्लड की जांच होनी जरूरी है। मान लो उसका ब्लड बेकार हुआ, बेकार क्वालिटी का हुआ, कोई डिजीज हुई, ध्यान नहीं रखा, तो लेने वाले को परेशानी हो सकती है। तो केयरलेसनेस बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होनी चाहिए, ठीक है कि नहीं क्या। तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जो डोनर होता है उसके ब्लड की जांच होनी चाहिए, डोनर में कौन कौन सी बीमारियां तो बिल्कुल ही नहीं होनी चाहिए, वो उसकी लिस्ट दी गई है। सो व्हाट डिजीजेस में अकर इन द रेसिपिएंट, बोलता है कि ब्लड जो रिसीव कर रहा है पर्सन, उसके शरीर में क्या क्या बीमारियां होने की संभावना है, इफ प्रॉपर केयर एंड प्रिकॉशंस आर नॉट ऑब्जर्व ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन, यदि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान उचित सावधानी ना बरते तो प्राप्तकर्ता जो है, रेसिपिएंट जो है ब्लड का, जो रिसीव कर रहा है ब्लड, उसको क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं, समझ में आ गया। तो सीधी बात है, डोनर का ब्लड इंफेक्टेड होगा तो रेसिपिएंट को भी बीमारी हो सकती है। तो डोनर के ब्लड में ये कुछ हेरिडिटरी डिजीज है, कुछ डेडली डिजीज है, वायरल डिजीज, वो नहीं होनी चाहिए। सबसे पहला इन्फेक्शन ऑफ HIV1 एंड HIV2। HIV जो है बच्चों ये एड्स की अर्ली स्टेज है, समझ में आ गया कि नहीं का। HIV होता है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, 1 और 2 इसके स्ट्रेन्स है, टाइप्स है, तो ये इन्फेक्शन, ये वायरस नहीं होना चाहिए बिल्कुल। तो अगर HIV1 HIV2 तो ये तो क्या है, HIV पॉजिटिव कहलाता है पर्सन। HIV पॉजिटिव और एड्स इन्फेक्टेड में फर्क है। HIV पॉजिटिव वो होता है स्टेज जब वायरस शरीर में घुस तो गया लेकिन नुकसान पहुंचाना चालू नहीं किया, और एड्स इन्फेक्टेड वो अवस्था है जब वायरस ने हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम को तहस नहस करना, डिस्ट्रॉय करना चालू कर दिया हो, इम्यूनिटी की लॉस हो जाता है शरीर में, समझ में आ गया। उसके बाद इन्फेक्शन ऑफ HTLV1 HTLV2, ये भी हमारे वायरसेस हैं जो कि एड्स के लिए उत्तरदायी है, समझ आ गया। तो बहुत सारे स्ट्रेन है ये। तो ये ह्यूमन टी लिम्फोट्रोपिक वायरस, ये हमारे लिम्फ नोड्स को डिस्ट्रॉय करता है। लिम्फ नोड्स में WBCs बनते हैं, WBCs हमारे बॉडी की इम्यूनिटी के लिए जरूरी है, सोल्जर सेल्स है। तो ह्यूमन टी लिम्फोट्रोपिक वायरस, तो ये वायरस भी नहीं होना चाहिए डोनर के ब्लड में, 1 और 2।
उसके बाद हेपेटाइटिस बी एंड सी, ये हमारा ज्वाइंटिस होता है। ज्वाइंटिस का मतलब होता है पीलिया, पीलिया रोग नहीं होना चाहिए, उसका ब्लड अच्छा नहीं होता देने के लिए, ठीक है कि नहीं का। और उसको रिसेंटली किसी को अगर पीलिया या ज्वाइंटिस हुआ हो तो उसका खून नहीं चढ़ाना चाहिए, ठीक है कि नहीं का। हेपेटाइटिस बी एंड हेपेटाइटिस सी। उसके बाद आता है बच्चों क्रूजफेल्ड जेकब डिजीज, ये भी एक हेरिडिटरी डिसऑर्डर है, ये बीमारी भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो उसको पढ़ेंगे कैसे, क्रूज, टी जो है वो साइलेंट है, क्रूज फेल्ट, और डी साइलेंट है, फेल्ट, क्रूज फेल्ट जेकब डिजीज। तो ये कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो डोनर में न हो तो बेहतर। समझ में आ गया कि नहीं क्या। तो इनसे ग्रसित अगर पर्सन तो उनके खून स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए डोनेशन के लिए। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा। कई लोग क्या करते हैं बच्चों, जब किसी को खून की कमी, जैसे बड़े अस्पतालों में जाओगे आप लोग, है ना, और मान लीजिए वहां पे किसी को खून चढ़ाने की आवश्यकता हो जाती है, तो वो पता है वो आपको बोलते हैं खुद ही जाकर के खून की व्यवस्था कर लो। तो अगर आप सीधा ब्लड बैंक में जाएंगे, खून की डिमांड करेंगे, तो आपको पैसे लग जाएंगे, एक एक यूनिट के 2-2 हजार रुपए तक, 3-3 हजार रुपए तक, डिपेंड करता है कौन सा ब्लड ग्रुप चाहिए आपको, वो लग जाते हैं। और अगर आप पैसा नहीं देना चाहते हो तो एक और सुविधा वो देते हैं, एक्सचेंज। इसका मतलब होता है अगर आपको अगर 1 यूनिट ब्लड चाहिए, कोई दूसरा चाहे ग्रुप को 1 यूनिट ब्लड आप दान कर दो, तो बदले में आपको खून ले सकते हो। तो एक जना वही पेशेंट, जो परिवार का कोई सदस्य है, वो लेट के खून देने लगता है, और बदले में किसी जितना यूनिट वो देगा 1 यूनिट, 1 यूनिट बदले में वो दे देते हैं वापस। समझ में आ गया। तो ये वाला काम भी होता है, उसके बिना वो नहीं देते। समझ में आ गया। तो अब कई लोग क्या होता है, मान लीजिए कि किसी एक पर्सन को डॉक्टर ने कह दिया कि भैया ब्लड चढ़ाना है और आप ब्लड का व्यवस्था कर लो, और वो बेचारा इधर से उधर घूम रहा है, उसको गिवन जो है ग्रुप का ब्लड उसको नहीं मिल पा रहा है, सपोज खरीदने में भी नहीं मिल पा रहा है, परेशान घूम रहा है इधर से उधर। तो ऐसे अस्पतालों के बाहर, ब्लड बैंक के बाहर आपको कई ऐसे लोग घूमते हुए मिल जाएंगे, हैं, और किसी को परेशान देखते ही वो तुरंत ही पहुंच जाते हैं अगले के पास, हाँ क्या हुआ, ब्लड चाहिए। तो पर्सन तुरंत बोलता है हाँ चाहिए ब्लड, कौन से ग्रुप का चाहिए। तो अब उनके सब कॉन्टेक्ट्स होते हैं, 4-5 जो मतलब उनका समूह का समूह होता है ऐसे लोगों का। तो पता लगा कि फलाना फलाना ग्रुप का ब्लड चाहिए, तो तुरंत ही अपने संपर्क को कॉल करके बुला लेगा। और ये लोग जो होते हैं प्रोफेशनल डोनर्स होते हैं, मतलब इनका काम ही होता है पैसे लेकर के खून देना। समझ में आ गया। तो मन मांगे पैसे ले लेंगे, 2-3-4 हजार रुपए जो भी ले लेंगे, और आपको खून दे देंगे, जितना यूनिट आपको 1 या 2 यूनिट चाहिए खून दे देंगे, ठीक है। लेकिन बच्चों ध्यान ये रखना चाहिए कि ऐसे डोनर्स से ब्लड लेने से बचना चाहिए, क्योंकि उनके ब्लड की क्वालिटी अच्छी नहीं होती। क्योंकि क्या है, वो अक्सर वो खून देते रहते हैं। तो अगर एक पर्सन कोई आज खून देता है, तो कम से कम 1.5 से 2 महीने का गैप होना चाहिए अगले ट्रांसफ्यूजन के दौरान, कम से कम 1.5 महीने का गैप। अगर मान लो एक ही महीने में 2-3 बार खून दे देता है, तो दे तो सकता है, बट उसके खून की क्वालिटी काफी कम होती है। समझ में आ गया। तो वो अच्छा नहीं माना जाता। तो ऐसे जो प्रोफेशनल डोनर्स होते हैं, उनका खून लेने से बचना चाहिए, लगातार जल्दी जल्दी खून नहीं देना चाहिए। समझ में आ गया। इससे क्वालिटी कम होती है। तो देखो वंस, तो व्हाट शुड बी द टाइम गैप बिटवीन 2 सक्सेसिव ब्लड डोनेशंस बाय पर्सन। किसी पर्सन के द्वारा जो खून दिया जाता है, 2 लगातार खून देने के बीच में गैप कितना होना चाहिए। तो वंस अ पर्सन डोनेट्स ब्लड, एक बार एक पर्सन डोनेट करता है ना ब्लड को, वंस अ पर्सन डोनेट्स ब्लड, द प्लाज्मा, द प्लाज्मा इज, यहां आना चाहिए बच्चों रिप्लेस्ड। क्या आना चाहिए, रिप्लेस्ड। तो आज अगर ब्लड डोनेट किया ना, तो 2-3 दिन में ही प्लाज्मा बन जाता है। 1 यूनिट ब्लड जो दिया 200 ml, उसमें से लगभग हाफ प्लाज्मा होता है। हाफ क्या होता है, 45-48% प्लाज्मा होता है। ये प्लाज्मा तो 2-3 दिन में ही बन जाता है। वेयर एज द आरबीसीज एंड प्लेटलेट्स, और ये जो आरबीसीज होते हैं, ब्लड कर्पस्कल्स, खासकर ये जो कामकाजी सेल्स होते हैं आरबीसीज, प्लेटलेट्स, इनको बनने में थोड़ा समय लगता है बोन मैरो में, लगभग 30-35 दिन के अंदर ये भी लगभग रिप्लेस हो जाते हैं। तो जो खून हमारे शरीर से हट गया है, उस आरबीसी प्लेटलेट्स को बनने में 35 से 36 दिन का समय लग जाता है, पूरा बन जाता है 1 यूनिट ब्लड। समझ में आ गया। प्लाज्मा 2-3 दिन में ही बन जाएगा। सो अगला डोनेशन जो होता है, कम से कम इसके बाद भी कम से कम सेफ 10 दिन का पीरियड लिया, 40 से 45 दिन के बाद ही होना चाहिए। इससे पहले तो किसी भी हालत में नहीं होना चाहिए। इफ ब्लड डोनेशंस आर इन क्विक सक्सेशन, यदि ब्लड क्या होता है जल्दी जल्दी दिया जाता है ना, द क्वालिटी ऑफ डोनर्स ब्लड इज नॉट गुड। और जल्दी जल्दी कौन देते हैं, प्रोफेशनल डोनर्स, जो पैसे लेकर के काम करते हैं, अक्सर अस्पतालों के बाहर आपको मिल जाएंगे। तो उनसे ब्लड लेने से बचना चाहिए, अनलेस बहुत ही आपको बहुत ज्यादा ही अर्जेंसी इमरजेंसी ना हो। ठीक है कि नहीं का। तो कोशिश करें उनसे लेने से बचें। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या देखते हैं हम। ओके, मान लीजिए किसी एक पर्सन के बॉडी में हमने ब्लड चढ़ा दिया, तो कई बार क्या होता है, ब्लड चढ़ाने के बाद में कुछ छोटे मोटे साइड इफेक्ट्स आते हैं। तो ब्लड चढ़ाते ही पर्सन को भेज नहीं देना कि चलो ब्लड चढ़ गया भागो, नहीं। ब्लड चढ़ाने के बाद में भी कम से कम हाफ एन आवर तक उसको वहीं लेटे रहना चाहिए, डॉक्टर की निगरानी में ही रखना चाहिए। कई बार ऐसा तो ब्लड देती बाहर निकलता है अस्पताल से, चक्कर आके गिर पड़ता है वो। कई बार जहाँ पे कैनुला लगाया तो वहां पे बिल्कुल नीला नीला निशान पड़ जाता है, नील पड़ जाती है, पूरे शरीर में नीले नीले धब्बे से पड़ जाते हैं।
तो हार्ट बीट इरेगुलर हो जाएगी, फीवर हो सकता है, उसको कपकपी छूट सकती है, तो कई प्रकार के साइड इफेक्ट्स होते हैं बच्चों। समझ में आ गया कि नहीं क्या? तो क्या क्या एडवर्स रिएक्शंस हो सकते हैं, किसमें? रेसिपिएंट की बॉडी में भी, डोनर की बॉडी में भी। तो समझेंगे ध्यान से। तो बच्चों अगला हमारा क्वेश्चन क्या है? व्हाट रिएक्शंस में अकर इन द रेसिपिएंट बॉडी आफ्टर ब्लड ट्रांसफ्यूजन? ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद जो प्राप्त करता है, जो ब्लड रिसीव करता है, उसके शरीर में क्या क्या सिम्टम्स नजर आ सकते हैं? तो बच्चों जब भी हम ब्लड ट्रांसफ्यूज कर देते हैं पेशेंट की बॉडी में, रेसिपिएंट की बॉडी में, तो कभी कभी उसको फीवर आ जाता है, बुखार आ जाता है, ठीक है। देन उसको कई बार होता है सीधा ब्लड बैंक से हमने ब्लड लिया तो ब्लड जो होता है बिल्कुल कम टेम्परेचर पे स्टोर किया जाता है, जिसके कारण क्या होता है ठंडा ठंडा खून एकदम चढ़ा देते हैं, तो कई बार उसको क्या कपकपी छूटती है, उसको ठंड लगने लगती है। समझ में आ गया? जैसा मलेरिया में होता है नॉर्मली, ठीक है। तो कभी भी खून को सीधा सीधा ब्लड बैंक से निकाल करके चढ़ा नहीं देना चाहिए, उसको कम से कम हाफ एन आवर बिफोर, चढ़ाने से आधा घंटा पहले ब्लड बैंक से बाहर उसको निकाल लेना चाहिए, ताकि वो रूम टेम्परेचर आ जाए, उसके बाद ही उसको चढ़ाया जाना चाहिए, ठीक है। खून चढ़ाने की रेट अगर थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है तो कई बार पेन की फीलिंग होती है, ठीक है। या कई बार छोटे मोटे खून को जब इधर से उधर ट्रांसफर करते हैं, कैनुला वगैरह लगाते हैं, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, या डिले हो गया, थोड़ा कुछ सेकंड्स का डिले भी हो जाता है और खून हल्का सा भी बाहर निकल गया, तो क्या होता है उसका क्लॉट बन जाता है। ये छोटे मोटे क्लॉट जो होते हैं, ये अगर कहीं पे कैपिलरीज में फंस जाते हैं तो उसके कारण सीवियर एक्यूट पेन होता है कई बार, ठीक है कि नहीं, कलाई वगैरह में। उसके बाद हमारी जो हार्ट बीट होती है कई बार वो इरेगुलर हो जाती है, कम या ज्यादा हो सकती है हार्ट बीट, उसमें इरेगुलरिटी आ जाती है, ठीक है, घटेगी या बढ़ेगी। सियानोसिस का मतलब होता है खून हम जो भी चढ़ाते हैं, मान लीजिए अगर बहुत ज्यादा पुराना हो गया, मतलब जैसे मैंने बताया कि उसका जो कीपिंग क्वालिटी 35 डेज तक होती है, तो मान लीजिए कोई खून है जो ऑलमोस्ट 30 डेज तक प्रिजर्व कर दिया, तो जो ब्लड के जो सेल्स होते हैं वो अधिकतर उसका जो ऑक्सीजन कंटेंट होता है वो ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है, ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है। तो ऐसा खून जो होता है अगर चढ़ा दिया जल्दी जल्दी किसी पर्सन में, तो उसकी जो बाजू जहाँ पे जिसमें खून चढ़ाया जा रहा है वो पूरी नीली पड़ जाती है। क्यों नीली पड़ जाती है? बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ ऑक्सीजन। अपर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन जो होती है उस ब्लड के अंदर, उसके कारण वो नीला नीला पड़ जाता है। समझ में आएगा? तो बहुत ज्यादा पुराना खून भी नहीं चढ़ाना चाहिए, ज्यादा पुराना तो बहुत स्लोली चढ़ाना चाहिए, उसकी स्पीड बहुत ही कम होनी चाहिए, ठीक है। तो एक तो 10 दिन पुराना खून ही कलेक्ट करके चढ़ाया गया और एक और तो 30 डेज पुराना हो जाए, तो दोनों में थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, ठीक है कि नहीं क्या? तो ऑक्सीजन लेवल कम होने से हल्का सा ब्लूइशनेस देखने को मिलती है स्किन की, उसको सियानोसिस बोलते हैं बच्चों। तो सियानोसिस मतलब सियान कलर है, ब्लू कलर, तो शरीर में स्किन का नीला पड़ जाना। तो ये कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं रेसिपिएंट में, जब हम क्या है डोनर से कलेक्ट कर किया हुआ जो ब्लड है वो ब्लड बैंक से निकाल करके हम क्या है जब चढ़ाते हैं पेशेंट को, तो ये कुछ परेशानियां हो सकती हैं, साइड इफेक्ट्स। तो अब इनसे बचने का क्या तरीका है? इनको हम छोटी मोटी दवाइयों से ठीक कर सकते हैं, कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं है, ठीक है। तो दीज कैन बी कंट्रोल्ड बाय वेरियस मेडिसिन गिवन बाय द डॉक्टर। तो अब क्या, जब भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाए वो हमेशा एक्सपर्ट मेडिकल सुपरविजन में किया जाए, डॉक्टर के निगरानी में ही किया जाना चाहिए, जिससे कि अगर कोई भी छोटा मोटा प्रॉब्लम होती है तो दवाइयों के माध्यम से उसको ठीक किया जा सके। समझ में आ गया? तो ये कुछ रिएक्शंस हैं जो रेसिपिएंट बॉडी में हो सकते हैं और इनको समय रहते हम कंट्रोल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों आज की वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि ब्लड को कलेक्ट कैसे किया जाता है, प्रिजर्व कैसे करते हैं, एंड फिर ट्रांसफ्यूजन का उसका क्या तरीका है, एंड व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्गन डोनेशन एंड बॉडी डोनेशन, ठीक है। और कई इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज जिन्होंने क्या है, जानी मानी हस्तियां जिन्होंने अपने अपने ऑर्गन्स को डोनेट करने के लिए प्लेज किया है, ठीक है, क्योंकि ऑर्गन डोनेशन जो है बहुत ही नोबल कॉज है, कईयों की जान बचा सकते हैं। ये देखेंगे हम आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, till next video, goodbye and thanks for watching.